ये सेकेंड चैप्टर है हमारा, इल्यूमिनेशन के बाद है सेकेंड चैप्टर। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग स्टार्ट करने से पहले वैसे ही पहले वाली सारी सिचुएशन रहेगी आपके सामने कि लाइक कि मैं चीज़ें यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखी हैं, मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, आप समझते चलोगे और सारी चीज़ें साथ साथ में लिखते चलोगे। सबका प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, बस मैंने ये लिखा इसलिए है ताकि मैं लिखने वाला टाइम बचा सकूँ, ठीक है ना, ताकि मैं समझाने पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँ। क्लियर बात? तो आप साथ साथ में लिखते रहोगे, समझते रहोगे, जो एक्स्ट्रा बातें कुछ बोली जाएंगी उसको भी साथ साथ में आप नोट डाउन करते जाओगे, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा बातें कॉन्सेप्ट बोले जाएंगे आप उसको भी साथ साथ में नोट डाउन करते जाओगे। चलिए, तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग के बारे में बात करें तो सिंपल सी बात है कि क्या है मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। देखो, हमें बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पे ऑब्जेक्ट को गर्म करना पड़ता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को मतलब किसी सामान को हीटअप करना पड़ता है। अब हम यहाँ पे उन एप्लीकेशन, उन अप्लायंसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम हीट तो करते हैं बट द विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम यहाँ पे उन सारे अप्लायंसेस की बातें करने वाले, ठीक है ना। तो अब ठीक है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग मतलब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम किसी को मतलब हीट करने वाले हैं, गर्म करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ऐसे कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंपल यार, आप बहुत इजीली रिलेट कर सकते हो। कुकिंग में होता है हमारा, इलेक्ट्रिक आयरन है जिसे आप कहीं ना कहीं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गर्म कर रहे हो। इलेक्ट्रिक टोस्टर है, हेयर ड्रायर है, ठीक है, आपने सप्लाई दिया और उसमें से बेसिकली क्या हो रहा है, गर्म हवा आ रही है। वो क्यों आ रही है, मतलब कि क्योंकि उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है जो बेसिकली क्या हो रखा है, गर्म हो रखा है। माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है, या इंडक्शन हीटर है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, दीज आर डोमेस्टिक एप्लीकेशंस विच यूजेज व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। क्लियर है क्या? ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इंडस्ट्रियल पर्पस से बात करें, इंडस्ट्रियल पर्पस से, तो इंडस्ट्रियल पर्पस से जैसे किसी मेटल को मेल्ट करना है, ठीक है, मेटल को मेल्ट करना है या फिर वेल्डिंग करनी है। वेल्डिंग में भी हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग को ही यूज करते हैं, बट चलो वो खैर अलग बात हो जाएगी, आगे चल के देखेंगे और वो अलग चैप्टर ही है। उसके अलावा हीट ट्रीटमेंट देते हैं, लाइक ये अनीलिंग हो गया, ठीक है, मतलब एक तरीके से गर्म करके ठंडा करना, ठीक है, हार्डनिंग हो गया, सोल्डरिंग हो गया। तो दीज आर सम इंडस्ट्रियल पर्पज जहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल हीटिंग। इतनी बात सबको क्लियर है? अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लाइक ठीक है, अच्छा मतलब हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग यूज करते हैं, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखो यार, कुछ नहीं है, सिंपली हमें पता है कि जो एनर्जी होता है, जो आपका क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज पावर इनटू टाइम। तो ये जो एनर्जी है ना, वही बेसिकली इन केस ऑफ रजिस्टर ये जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है, ये जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे हीट का फॉर्मूला वही होगा जो फॉर्मूला किसका होगा, जल्दी बोलो। हीट के लिए अपन वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो किसका फॉर्मूला होगा, बोलो यार। हीट के लिए अपन वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो किसका फॉर्मूला होगा, एनर्जी का, ठीक है ना, जो एनर्जी का होगा। और एनर्जी इक्वल टू व्हाट, तो पावर इनटू टाइम। अब पावर के लिए हमारे पास काफ़ी फॉर्मूले हैं। इट्स लाइक कि I²R इंटू टी, या फिर V²/R इंटू टी, या फिर पावर इंटू टाइम, या फिर और एक फॉर्मूला और क्या होता है, जल्दी बोलो। एक I²R, एक V², और एक तो आपका सिंपली यहाँ पे पावर इंटू टाइम, या फिर V/I/T, ठीक है। तो अब ये तीनों ही फॉर्मूले यहाँ पे इस चैप्टर में फिलहाल हमें क्या बताने वाले हैं, हीट बताने वाले हैं। वैसे नेटवर्क में अपन एनर्जी के नाम से इनको जानते हैं, क्योंकि जो रजिस्टर में जो बेसिकली एनर्जी डिसिपेट होती है वो सारा का सारा किस फॉर्म में होती है, हीट के फॉर्म में होती है। अब
अगर वही हीट, अगर मतलब ऐसे जगह, मतलब अब उसी को अपन कब, कई बार हमारे लिए वो हीट क्या है, एडवांटेज, और मैक्सिमम टाइम में क्या है, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, एडवांटेज कब है, जब हम चाह रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करना, हीट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो दैट इज एडवांटेज। बट अगर हम, हमारा पर्पस कुछ और है, बट उस कंडक्टर में हीट क्रिएट हो रहा है, तो उस समय वो आई स्क्वायर आर टी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आ रही बात समझ में, उस समय वो आई स्क्वायर आर टी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो मतलब वही हीट कभी हमारे लिए, मतलब हम उसे कभी अच्छा मानेंगे कभी बुरा मानेंगे। अच्छा तब मानेंगे जब हम चाह रहे हैं कि हीट लॉस हो, हीट हो, तो बेसिकली हम अच्छा मानेंगे। अगर हम नहीं चाह रहे हो कि नहीं ना हो, तो obvious सी बात है हम बुरा मानेंगे। क्लियर है क्या? जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन में आई स्क्वायर आर टी, ये जो हीट है, इसको हम नहीं चाहेंगे कि दैट इज द ड्रॉबैक। बट अगर ये हीटर है, तो हीटर में हम चाहेंगे क्या, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करे, हीट क्रिएट करे। क्या इस बात से सब लोग सहमत हो? जल्दी बोला। तो अब यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग इक्विपमेंट है, उसमें हम क्या करने वाले हैं, इन द ऑल हीटिंग इक्विपमेंट या अप्लीकेशन अप्लायंसेज, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, हीट एनर्जी को। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम बेसिकली कौन कर रहा होता है, तो दैट इज करंट। जब किसी एलिमेंट में से हम करंट फ्लो कराएंगे किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वहाँ पे हीट क्रिएट होगा, और वही हीट हमारे लिए इलेक्ट्रिकल हीटिंग क्रिएट करने वाला है। क्या इतनी बात क्लियर है हमें? ठीक है, ओके। अब यहीं पे जैसे वैसे अगर पूछा जाए कि एनर्जी का, एनर्जी का अगर कोई पूछे कि अच्छा चलो ठीक है, हीट की एनर्जी, हीट की यूनिट बता दो आप। अगर हीट का, देखो हीट का यूनिट वही होगा जो बेसिकली किसका होगा, एनर्जी का, एनर्जी का। तो अब क्या होगा, दैट इज जूल, और क्या हो जाएगा, कैलोरी, कैलोरी। ठीक है ना? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है, सर क्या दोनों सेम है? तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं। फिर तो होता क्या है, तो एक्चुअली 1 कैलोरी इज इक्वल टू वॉट, 4.18 जूल। ठीक है, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम कितना ले लेते हैं, 4.2 जूल्स। ठीक है, तो ये बात भी आप दिमाग में रखोगे। तो कई बार हीट को कैलोरी में दे देगा, कई बार जूल में दे देगा। ठीक है ना? कई बार कैलोरी में दे देगा और कई बार जूल में दे देगा। तो उस पॉइंट को आप याद रखोगे। इतनी बात क्लियर है? इसके, ठीक है, और इसके अलावा और कोई फॉर्मूला हो सकता है क्या, और कोई यूनिट हो सकता है? तो हाँ हो सकता है ना, वाट सेकेंड। बोलो हाँ या ना, बोलो यार, वाट और सेकेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता? एनर्जी इक्वल टू व्हाट, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। ठीक है ना? तो यहाँ पे कई बार लोगों को कंफ्यूज, जैसे वन, अगर कोई पूछे कि 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी में कितने जूल, व्हाट इज द आंसर, जल्दी बोलो। 1 किलो कैलोरी में कितने जूल, बताओगे? 1 किलो कैलोरी में कितने जूल, दैट इज 418। हाँ मतलब वही फोर, चाहे तो 4200 लिख लो, चाहे आप 4180 लिख लो। ठीक है, एग्जैक्टली क्या है तो 4184। ठीक है ना? एग्जैक्टली क्या है तो 4184 जूल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बेसिक से पॉइंट है जो बेसिकली टाइम पे याद नहीं आते, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है ना। ठीक है, इसलिए मैं बेसिकली इसको आपको यहाँ पे करा दिया। लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा मान लीजिए कई बार कि 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं, तो आपको या तो डिवाइड करना पड़ेगा 1/4.184।
बट आप नोट्स में लिखे रहोगे तो क्या पता देख के याद आ जाए। तो 0.2388 कैलोरीज, ठीक है। तो ए पॉइंट भी आप याद रखोगे कि 1 जूल इक्वल टू व्हाट, 0.2388 कैलोरीज। वैसे तो मतलब अगर आपको प्रॉब्लम है तो दोनों में से एक ही याद रखना, ठीक है ना, बाकी तो ये आप डिवाइड करके ला सकते हो आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, देयर आर सम एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग, देयर आर सम एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। तो क्या क्या एडवांटेज हैं? तो एडवांटेज में देखो, एक तो काफ़ी हमें मतलब उसकी वजह, जैसे अब जैसे मान लो किसी चीज़ को गर्म करना है तो आप या तो कोयले का यूज करोगे, ठीक है ना, या तो कोयले का या फिर गोबर से जो बनता है बेसिकली उपले, उसका यूज करोगे। तो दोनों ही केसेज में अगर आप ध्यान दो तो दोनों ही केसेज में क्या मतलब बेसिकली लास्ट में राख बनने वाला है, यस या नो? आरी बात समझ में क्या? या फिर कुछ ऐसी फ्लू गैसेज निकलेंगी, फ्लू गैसेज निकलेंगी, तो वो सारी चीज़ें साइड में हो जाएंगी, ठीक है। तो काफ़ी साफ सुथरा होता है और कोई भी फ्लू गैसेज नहीं होता, इफिशियंटली क्या होता है, यूटिलाइज हो जाता है। नहीं तो फिर उसमें क्या होता है, आधी एनर्जी हम यूज कर रहे होते हैं, आधी एनर्जी साइड साइड से बाहर निकल रही होती है, वेस्ट जा रही होती है, ठीक है। मेंटेनेंस और लो मेंटेनेंस और बहुत ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, मतलब हाँ ठीक है तुमने चढ़ा दिया, मतलब अगर इवन कुकिंग के पर्पज से देखो तो तुमने रख दिया, बस घूम टहल के आ रहे हो आराम से, ठीक है। उसके बाद वर्किंग कंडीशन और इक्वल या फिर काइंड ऑफ यूनिफॉर्म हीटिंग मिलेगी उसकी वजह से, ठीक है। और मेन ये है कि लाइक ठीक है, एक एक लिमिट से ज़्यादा गर्म हो गया, जैसे आयरन की बात कर लें, एक लिमिट से ज़्यादा गर्म हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है वो सर्किट कट ऑफ हो जाएगा, यस या नो? आप ऐसे सोचो ना कि पहले जो बेसिकली आयरन यूज होते थे वो क्या किसके होते थे नॉर्मली, तो वो कोयले के होते थे, ठीक है ना। अगर गलती से 2 मिनट के लिए कहीं बाहर चले जाओ तो फिर आओगे तो फिर इतना कपड़ा गायब मिलेगा। बट इस सिनारियो लाइक यहाँ पे अब के टाइम पे क्या होता है थोड़ा सा कि ठीक है, अगर एक लिमिट से ज़्यादा गर्म हो गया तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ठीक है ना। बंद हो जाता है, कपड़ा जलेगा नहीं जलेगा इस बात की गारंटी नहीं ले रहा हूं मैं, बस हाँ बंद हो जाता है, ठीक है। खैर, तो क्या हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन और इजीली मतलब लाइक इजीली आप कंट्रोल कर सकते हो। और क्या है सबसे बड़ी बात, ऐसे मटेरियल को भी गर्म किया जा सकता है जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, ये बड़ी बात है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग की हेल्प से ऐसे मटेरियल को भी गर्म किया जा सकता है जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, या फिर ठीक है इलेक्ट्रिसिटी इवन कंडक्ट नहीं करते तो भी उनको क्या किया जा सकता है, गर्म किया जा सकता है बाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग, ठीक है, इंडक्शन हीटिंग, वो सारी चीज़ें। और ऑपरेशन भी मतलब लाइक ही फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, ठीक है। कोयला आप यूज करोगे तो टाइम लगेगा, बट इसमें क्या होता है 1 मिनट के अंदर आपका आयरन गर्म हो जाता है और आप इजीली कपड़े प्रेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मतलब बस एक ओवरव्यू आपके दिमाग में रहना चाहिए ताकि आपको जब ऑप्शंस में आए तो कोई दिक्कत ना आए। क्लियर है क्या? अब देखो, अब अगर बात करें कि ठीक है हमें गर्म करना है, हमें गर्म करना है, किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करना है, तो गर्म करने के मतलब कितने तरीके से हीट ट्रांसफर किया, मतलब गर्म करने का मतलब सिंपल सा है कि हीट ट्रांसफर करना। कोई एक कोई एक सोर्स है जो गर्म होगा और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको गर्म करना है। हीटिंग का मतलब ही सिंपल सा यही हुआ, ठीक है ना। तो अब इसके कितने तरीके हैं, तो देयर आर 3 मोड्स ऑफ फॉर हीट ट्रांसफर, देयर आर 3 मोड्स फॉर हीट ट्रांसफर। कौन कौन से? एक होता है कंडक्शन मोड, एक होता है कन्वेक्शन मोड और एक होता है रेडिएशन मोड। फिर से समझेंगे, एक होता है कंडक्शन मोड, एक होता है कन्वेक्शन मोड और एक होता है आपका रेडिएशन मोड, ठीक है ना। दे आर 3 मेथड्स फॉर व्हाट, फॉर हीट ट्रांसफर मोड, ठीक है ना। हीट ट्रांसफर मोड के कितने, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन।
सबको समझेंगे, ठीक है। अभी भी मतलब लाइक कि एग्जैक्टली सबको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते कि लाइक एग्जैक्टली क्या होता है, तो हर एक चीज़ को अपन थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, विजुलाइज करेंगे तो चीज़ें, ताकि परमानेंटली हमें याद रहें। खैर, अब यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है। उस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे क्या हो रहा है, आग जल रहा है, और ऊपर ऊपर तो पैन है रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसे आपको गर्म करना है, इसमें रखे हुए पानी को गर्म करना है, ठीक है। एक सिचुएशन है, आग है नीचे, पैन है, जिसमें आपको मतलब इस तरीके से पानी को गर्म करना है, ठीक है। अब देखो यार, एक सिचुएशन इमेजिन करो, जब जब आपने आग लगाई, तो आप अगर पास में खड़े हो तो आपको गर्मी का एहसास होगा, बोलो हाँ या ना। अगर पास में मतलब इस तरीके से आग लगी हुई है तो आपको गर्मी का एहसास होने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब वो क्या है, दैट इज काइंड ऑफ रेडिएशन। तो जो आग है उसमें से क्या निकल रही होती है, रेडिएशन निकल रही होती है, ये पहला। दूसरा देखो, अब यहाँ पे जैसे ये पानी कहाँ पे जाएगा, इसके एकदम एकदम बॉटम वाले सरफेस पे, बॉटम सरफेस पे, ठीक है ना, बॉटम सरफेस पे। अब इन जो पानी का पार्टिकल नीचे रहेगा, उसको क्या करेगा ये, हीट अप करेगा, उसको क्या करेगा ये, हीट अप करेगा। और जब पानी का जो पार्टिकल नीचे रहेगा, जब उसे हीट अप करेगा, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और जब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, और साथ साथ में उसकी एक टेंडेंसी होगी क्या करने की, अपना वॉल्यूम एक्सपेंड करने की। पानी गर्म करने पे उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। कुछ भी गर्म करो, दूध गर्म करो, पानी गर्म करो, कहीं ना कहीं उसका वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपेंड होता है। जैसे जब उबल रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसका पानी वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो वो जो नीचे वाला पार्टिकल है, जब वो गर्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, वो बेसिकली एक्सपेंड करेगा अपने आप को। और जो वो, अच्छा, जब गर्म होगा तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, जब पानी गर्म हो जाएगा तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब डेंसिटी कम हो जाएगा, तो अब ये जो पानी के ऊपर वाला लेयर है, पानी के ऊपर वाला लेयर, इसकी डेंसिटी, जो ठंडा वाला पार्ट है, उसकी डेंसिटी तो अभी भी क्या है, उसकी डेंसिटी अभी भी क्या है, ज़्यादा ही है, बोलो हाँ या ना। तो जब वो ज़्यादा डेंसिटी का पानी जो पार्टिकल है, ये अब इसकी कोशिश क्या रहेगी, नीचे आने की, बोलो हाँ या ना। जो ऊपर वाला पानी है वो नीचे आने की कोशिश करेगा, और जो नीचे वाला पानी है, क्या आपको नहीं लगता कि वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका वो एक्सपेंड कर रहा है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ रखी है। आ रही बात समझ में क्या, काइनेटिक एनर्जी ठीक ठाक अमाउंट में है, तो उस पानी का जो अमाउंट है, जो पार्टिकल, वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और जो ठंडा पानी है वो नीचे आएगा। फिर जो नीचे आया हुआ है वो भी कहीं ना कहीं ठंडा हो, फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से एक साइकिलिक प्रोसेस चलेगा, और सारा वो पानी आपका गर्म हो जाएगा। तो ये जो पानी गर्म होने के इस फिनोमिना को कौन सा मेथड बोलते हैं, तो कन्वेंशन मेथड। क्या हमें कन्वेंशन मेथड क्लियर है, अभी डिटेल में देखेंगे, बट एक रफ सा आइडिया लग चुका है क्या आपको, ठीक है यार। ओके, अब सपोज ए, अगर ए, मान लीजिए ए उसी मटेरियल का है जिस मटेरियल का ए पैन है, मान लो, ठीक है ना। ए जिस मटेरियल का ए है उसी मटेरियल का ए है, तो क्या आप इसे पकड़ पाते, पहले ये बताओ, क्या आप इसे पकड़ पाते। अगर ये लकड़ी का ना बना होता, प्लास्टिक का ना बना होता, तो क्या आप इसे पकड़ पाते, नहीं पकड़ पाते। क्यों नहीं पकड़ पाते, क्या क्या इस इस यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे गया क्या, क्या यहाँ पे, यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे गया, नहीं। यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे गया तो नहीं है, बट इसने अपने पड़ोसी को, जब ये गर्म हुआ तो इसने अपने पड़ोसी को गर्म किया, फिर इसने अपने पड़ोसी को गर्म किया, इसने अपने पड़ोसी को गर्म किया। ऐसे 10 लोग खड़े हो, एक ने किसी दूसरे को थप्पड़ मारा, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को। इस तरीके से अगर किसी ने थप्पड़ मारा के मतलब अपने पास वाले को, उसने अपने पास वाले को मारा, उसने अपने पास वाले को मारा, तो एट लास्ट तक वो बेसिकली लड़ाई फैलने वाली है ना, बोल रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं।
तो ये जो मतलब क्या इसमें पार्टिकल ट्रांसफर हुआ क्या? नहीं। तो इस मोड में तो दैट इज व्हाट कंडक्शन मोड, कि हीट तो चला गया, बट अगर मैं कन्वेंशन की बात करूं तो उसमें पार्टिकल ट्रांसफर हो रहा था, मूव हो रहा था या नहीं? जल्दी बोलो यार, क्या उसमें पार्टिकल मूव हो रहा था कन्वेंशन में? कन्वेंशन में पार्टिकल मूव हो रहा था, यस या नो? ठीक है, बट किस में नहीं हो रहा है? कंडक्शन में नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली उसने अपने पड़ोसी को हीट किया, उसने अपने पड़ोसी को हीट किया, इस तरीके से हीट। क्लियर है क्या? मतलब मैं अगर कोई आग लगा करके मैं रॉड को गर्म कर रहा हूं, तो बताओ उस रॉड में जो वो जो रॉड हीटअप होगा उसमें कौन सा प्रोसेस होगा, कंडक्शन या कन्वेंशन? कंडक्शन या कन्वेंशन? कंडक्शन। ठीक है ना, कंडक्शन। आपने नहाने के लिए जो पानी मतलब आपने यूज किया रॉड पानी गर्म करने के लिए, वो कौन सा प्रोसेस है ये? दैट इज कंडक्शन और कन्वेंशन? दैट इज कन्वेंशन, क्योंकि उस जो जो रॉड के पास का पानी था वो गर्म होकर के ऊपर गया, और जो ठंडा पानी था वो उसके पास आकर के। क्लियर है क्या? अब जैसे हम धूप में जा रहे हैं, तो धूप में हमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब एलर्जी हो रही है या फिर टैनिंग हो रही है, वो सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं? कंडक्शन। या फिर हम गर्म हो रहे हैं तो किसकी वजह से हो रहे हैं? कंडक्शन की वजह से, कन्वेंशन की वजह से, रेडिएशन की वजह से हम गर्म महसूस कर रहे हैं, तो दैट इज विद द रेडिएशन। क्या हमें तीनों फिनोमिना क्लियर हैं? अब एक एक करके डिस्कस करें ढंग से, मतलब इमेज बन चुका है ना? ठीक है, चलिए। तो कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन, आगे बढ़ते हैं यार। अब एक एक की बात करते हैं। अच्छा लिख लिया ना, उसमें खैर लिखने वाला ज़्यादा कुछ था नहीं। अब एक एक लाइन को पढ़ना और रिलेट करना, जो हमने अभी बात करी है। ठीक है ना, एक एक लाइन को पढ़ेंगे और ढंग से रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? इन कंडक्शन मोड। अब देखो कंडक्शन मोड में होता क्या, और ये हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोई भी फालतू लाइन नहीं है, तो लिखना सारा ही है। तो जो कंडक्शन, याद रखना कंडक्शन बोल रहा हूं मैं, कन्वेंशन और रेडिएशन बात की बात बाद में करेंगे। दैट इज व्हाट कंडक्शन। क्या कंडक्शन में मूवमेंट होता था क्या पार्टिकल मॉलिक्यूल्स का? जल्दी बोलो, क्या कंडक्शन में मूवमेंट होता था क्या? नहीं। ठीक है ना, तो फिर कैसे हो रहा है हीट ट्रांसफर? कोलिजन से। किससे कैसे ट्रांसफर हो रहा है? कोलिजन से। यस नो? ठीक है, तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज व्हाट, वाया डायरेक्ट मॉलिकुलर कोलिजन। डायरेक्ट मॉलिक इस तरीके से समझ लो कि आपको बार बार रटना ना पड़े। ठीक है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराएगा, दूसरा तीसरे से टकराएगा, तीसरा चौथे से टकराएगा, इसी तरीके से हीट ट्रांसफर हो जाएगा। डन। तो दैट इज व्हाट डायरेक्ट मॉलिकुलर कोलिजन। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस without actual movement of the molecules. Yes or no? Heat transfer takes place without actual movement of molecules. Done. चलिए तीसरे पे बात करते हैं। Heat is transferred when two bodies at different temperature are joined together. सिंपल सी बात है। कंडक्शन मोड में हीट ट्रांसफर तभी होगा, या फिर किसी में भी हीट तभी ट्रांसफर होगा, मतलब देखो अब इसमें दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। एक रॉड है जो गर्म है, या फिर गर्म करना है, तो उसको आपको हीट के साथ लाना पड़ेगा, कांटेक्ट कराना पड़ेगा। और रॉड अभी आपका ठंडा था, और जो आग थी बेसिकली कहीं ना कहीं उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, तो टेम्परेचर डिफरेंस आया, और उस टेम्परेचर की वजह से बेसिकली क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। यस या नो? सिंपल सी बात, अगर मान लो आग लगी हुई है, जितना टेम्परेचर आग का है उतना ही टेम्परेचर रॉड का है, तो एक बात बताओ, क्या कोई हीट ट्रांसफर होगी एक दूसरे में? जल्दी बोलो, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो आंसर इज नो। आंसर इज नो। आ रही बात समझ में? तो
कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होने के लिए जो दो बॉडी हैं उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, ओके। फिर इस मेथड से हम गर्म किसको करते हैं? तो जो सॉलिड मटेरियल होते हैं ना उनको गर्म करते हैं कंडक्शन मोड्स में। जो सॉलिड मटेरियल होते हैं उनको गर्म करते हैं कंडक्शन मोड में, लाइक रॉड को गर्म करना, ठीक है ना। इवन जैसे आपका जो पैन है, आग के साथ पैन गर्म हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? कंडक्शन की वजह से, कन्वेंशन की वजह से। जो पैन गर्म होगा वो किसकी वजह से होगा? कंडक्शन की वजह से, कन्वेंशन की वजह से। पैन, जल्दी बोलो, पैन किसकी वजह से गर्म होगा? पैन गर्म होगा कंडक्शन की वजह से। बट पैन का जो वाटर है वो किसकी वजह से गर्म होगा? अगर आग पे रखी हुई है पैन तो दैट इज फ्रॉम द कन्वेंशन। कोई कंफ्यूजन नहीं है? ये सारी लाइनें क्लियर हैं क्या आपको? मतलब आप सिंपल समझो यार, जैसे देखो एक दो चार, मतलब इस तरीके से पार्टिकल हैं, इस तरीके से पार्टिकल हैं, इसको गर्म किया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, इसने इसको धक्का दिया, मतलब अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर करी, इसने फिर इसको ट्रांसफर किया काइनेटिक एनर्जी, इसने क्या किया? इसको ट्रांसफर किया, इसने इसको ट्रांसफर किया। ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होते होते बेसिकली हर एक मटेरियल पे पहुंच जाएगा, तो बेसिकली वो आपका सामान गर्म, मतलब ये बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट है वो हीटअप हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज इन कंडक्शन मोड। तो यहां पे हमें याद क्या रखना है कि पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, लिख लिया क्या? आगे बढ़े? ठीक है, चलिए आगे देखते। अब अगर बात करें हीट कंडक्शन मोड में, तो कंडक्शन, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है हीट कंडक्शन, मतलब जो हीट ट्रांसफर मोड में कंडक्शन मोड है उसमें किस पे डिपेंड करता है? तो देखो किस पे डिपेंड करता है। मान लो दो ऑब्जेक्ट है, ए हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, ए हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, और जिस ऑब्जेक्ट को गर्म करना है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ एल है। अब सिंपल सी बात है, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो जल्दी गर्म होगा, बोलो हाँ या ना? जल्दी हीट ट्रांसफर होगा, बोलो हाँ या ना? फॉर्मूले बाद में देखेंगे, फॉर्मूला बाद में देखेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो इट मीन्स दैट इज डायरेक्टली, जो हीट कंडक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, डेल्टा टी, डेल्टा टी इज व्हाट? हॉट माइनस कोल्ड। सेकेंड पे आ जाओ, एक बात बताओ, अगर लेंथ ज़्यादा रहेगा तो लेंथ ज़्यादा रहेगा तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जो हीट पहुंचेगा दैट विल बी हाई या लो? जल्दी बोलो, लेंथ ज़्यादा है तो दैट विल बी लो, ऑब्वियस सी बात है, दैट विल बी लो। तो कहीं ना कहीं दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो लेंथ ऑफ द ट्रेवल पाथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसके अलावा क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल आगे अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, बोलो हाँ या ना? जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो कहीं ना कहीं दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ऐसा तो है नहीं, जैसे मैं एक पेन है, मैं उसको आग पे ऐसे रख के बैठा हुआ हूँ एक एंड, और उसी टाइम पे मेरा मतलब एक दूसरा फ्रेंड है, उसने एक लोहे की रॉड ले रखी है, वो भी उतनी देर तक गर्म कर रहा है। आप बताओ कि किसको पहले गर्मी का एहसास होने वाला है, मुझे या फिर उस मतलब दोस्त को, फ्रेंड को? ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड को। यस या नो? क्यों? क्योंकि जो उसने मटेरियल ले रखी है ना, उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है दैट विल बी हाई, बोलो हाँ या ना? थर्मल कंडक्टिविटी उसकी हाई है। सर ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? हीट को ट्रांसफर करने का रेट, हीट को ट्रांसफर करने का रेट। समझ में आया क्या?
तो थर्मल कंडक्टिविटी, अब ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई ना यार। क्या आप सेम हीट, सेम लेंथ, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया दे करके क्या आप ये उम्मीद करोगे कि कोई भी मटेरियल हो सेम हीट ट्रांसफर होगा क्या? जल्दी बोलो। सेम लेंथ, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम टेम्परेचर डिफरेंस दे करके क्या आप ये उम्मीद करोगे कि सेम टाइम, सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि वो डिपेंड करेगा मटेरियल पे भी, ठीक है ना। डिपेंड, अब वही है, धूप में आप और लोहे की, मतलब एक रॉड रखे रहो, लोहे का ऑब्जेक्ट है और एक लकड़ी का सामान है, तो ऑब्वियस सी बात है लोहे वाला ज्यादा गर्म हो जाएगा ना ज्यादा धूप में, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप समझ सकते हो। खैर, तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, तो क्या ये फॉर्मूला हमें क्लियर है कि जो हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर पर सेकेंड Q/T होता है एक्चुअली ये। अगर हीट बात करें तो व्हाट इज हीट, तो Q अपॉन बेसिकली Q अपॉन T होता है। हीट इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब देखो किस पे डिपेंड करता है, किस, अच्छा लिख लिया था ना वो, ये लिख लिया है ना। तो किस पे डिपेंड करता है? एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जल्दी बोलो। क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड, it will be directly proportional. Temperature difference directly proportional. Thermal conductivity directly proportional. जो लेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो Q इक्वल टू के ए टी हॉट माइनस टी कोल्ड अपॉन एल। तो Q इज वॉट, हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, ठीक है। अगर टोटल हीट की बात करें, याद रखना टोटल हीट की बात करें, तो टोटल मतलब यहाँ पे क्या है, Q अपॉन टी, ठीक है ना, Q अपॉन टी। अब पर यूनिट टाइम, अगर उसने ऐसा बोला कि नहीं मुझे 10 सेकेंड में बताओ, तो बताए आप क्या करोगे, टोटल हीट मतलब टोटल हीट ट्रांसफर इक्वल टू व्हाट, तो इसी में आप क्या कर देना, टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। इसी फॉर्मूले में आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, फिर क्या आ जाएगा, बेसिकली आपका टोटल हीट आ जाएगा, ठीक है। बट नॉर्मली क्या पूछते हैं, तो हीट मतलब टाइम अगर आ जाए फॉर्मूले में दिया तो मल्टीप्लाई कर देना, निकल जाएगा, ठीक है ना। खैर, तो हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, के थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ए हीट ट्रांसफर एरिया, टेम्परेचर ऑफ द हॉट रीजन, टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रीजन, एंड एल इज द थिकनेस ऑफ द बैरियर। तो हमें क्या क्या दिख रहा है, चार चीजों पे डिपेंड कर रहा है कि थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, लेंथ कितना है। क्या ये फॉर्मूला हमें क्लियर होने के साथ साथ याद भी हो गया है क्या? कंडक्शन मोड में हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला हमें याद हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बात आती है कि सर ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कौन मटेरियल ज़्यादा गर्म होगा, कौन मटेरियल कम गर्म होगा? तो सिंपल है यार, हर मटेरियल के किसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा जल्दी बोलो। सारी चीज़ें सेम रखते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस सेम रखेंगे, एरिया सेम रखेंगे, लेंथ सेम रखेंगे। तो जो अकेला पैरामीटर बच रहा है जो डिसाइड करेगा कि किसमें हीट ज़्यादा होगा किसमें कम, कौन होगा? तो आंसर इज थर्मल कंडक्टिविटी। यस या नो? थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहां पे देखो, द रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर इन अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो अब जैसे देखो, एक बात बताओ, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, एक बात बताओ सिंपल सी, वो मटेरियल जल्दी हीटअप होगा या लेट से हीटअप होगा? जल्दी बोलो। जल्दी हीटअप होगा, यस या नो? ये बात सबको क्लियर है, ठीक है ना? ये बात सबको क्लियर है। चलिए, अब यहां पे कुछ मटेरियल लेते हैं, जैसे एक तो डायमंड है, डायमंड का, अब ऑब्वियस सी बात है, इतने रईस तो है नहीं कि एज ए हीटिंग मटेरियल यूज करेंगे, बट हाँ ठीक है, मतलब जान लो। तो
तो डायमंड का कितना होता है 2200 होता है। ठीक है, यूनिट क्या होती है वाट मीटर केल्विन। ठीक है, वाट पर मीटर केल्विन पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो वाट पर मीटर केल्विन। खैर, अब इसके अलावा चलो ये तो खैर हमारे काज से बाहर है, तो आगे देखते हैं जिस पे हमारा बेसिकली जो हम जिसे हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है सिल्वर। सिल्वर का देखो कितना है 406, 406 सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी। उसके बाद सेकंड पे आ जाता है कौन, कॉपर। कौन आ जाता है, कॉपर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारे सामने, जब भी हमें कोई चीज कंडक्शन के थ्रू गर्म करनी है, तो मतलब एक तरीके से कॉपर, मतलब कॉपर का जो, जैसे आप ऐसे समझो अगर कोई पेन है कॉपर का है और सिल्वर का है, तो लगभग दोनों ही क्या होंगे, जल्दी हीटअप होंगे। यस या नो, क्या होंगे, जल्दी हीटअप होंगे। और यहीं पे अगर स्टील या आयरन की कढ़ाई होती है तो बेसिकली क्या होता है, वो टाइम लेता है। यस या नो, वो क्या करता है, टाइम लेता है। डन। इसके बाद गोल्ड का भी ठीक ठाक ही होता है, गोल्ड का भी ठीक ठाक ही होता है। गोल्ड का कितना होता है, तो लगभग 315 के आसपास। ठीक है, बस जस्ट एक आइडिया लेना है, मतलब लिख भी लो आप, ऐसा नहीं है, लिख भी लो तो एक आइडिया लेंगे कि लाइक ठीक है, हमें पता चल जाए। ठीक है, एल्यूमिनियम का कितना है, एल्यूमिनियम का कितना है, तो 205 के आसपास, 205 के आसपास। और ब्रास का 109। लेड बेसिकली इसका आपका कितना हो जा रहा है 35 के आसपास। ठीक है, आयरन उसका लगभग, मतलब स्टील का 50, आयरन का लगभग वही 70 के आसपास। तो हमें देखने को मिल रहा है, अभी तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लगा होगा, बट यही थर्मल कंडक्टिविटी जब मैं आपको लिक्विड और गैस का दिखाऊंगा ना, तब आपको रियलाइज होगा कि हमें कंडक्शन मोड ही क्यों यूज करना चाहिए इन सॉलिड मटेरियल। समझ में आ गया। देखो सेकंड पे आ जाओ। अब ये तो खैर अभी तक सॉलिड की बात हो गई। अब इसी में कुछ ऐसे सॉलिड भी हैं, कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनका हीट थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होती। जैसे जैसे आप सिंपल समझो, ब्रिक, ब्रिक या इंसुलेटिंग मटेरियल कितना 0.15। सोचो कहाँ कॉपर का 400 के आसपास और कहाँ इसका कितना 0.15, मतलब 400 गुना स्पीड से, ज़्यादा स्पीड से वो हीटअप होगा। कौन, कॉपर, इन कंपैरिजन टू एनी इंसुलेटिंग मटेरियल। समझ में आया क्या। यही वजह है कि जैसे हमारे, जैसे कंक्रीट है इसका भी कितना है 8। वरना सोचो अगर हम अपना जो घर है वो स्टील से बनवा रहे होते, स्टील से बनवा रहे होते, सिल्वर से बनवा रहे थे, कॉपर से बनवा रहे होते, तो उस समय अंदर का टेम्परेचर कभी रहने लायक होता क्या, जल्दी बोलो, क्या अंदर का टेम्परेचर कभी रहने लायक होता। ऑब्वियस सी बात है नहीं। क्यों, क्योंकि वो गर्म हो जाता, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता। क्यों, क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। वो बाहर से जो रेडिएशन आती है उसको जल्दी से अब्जॉर्व करता, गर्म होता और अपने आसपास के एयर पार्टिकल को गर्म करने लगता। तो आप वहाँ पे नहीं बैठ पाते, आप रूम के अंदर नहीं बैठ पाते, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन या बिकॉज ऑफ कंडक्शन। एक सिल्वर या कॉपर की दीवार है, सोच समझ के आंसर दो, सोच समझ के आंसर दो, आप लोग भावनाओं में बह के आंसर दे रहे हो। एक दीवार है कॉपर की, कॉपर की, बट आप घर में बैठे हुए हो रूम के अंदर, तो आप उसके अंदर नहीं बैठ पाओगे। क्यों नहीं बैठ पाओगे, बिकॉज ऑफ कन्वेंशन। क्योंकि वो अपने आसपास के एयर पार्टिकल को गर्म करेगा, फिर वो एयर पार्टिकल आपके पास आएगा, क्योंकि आपके पास वाला जो एयर पार्टिकल है वो ठंडा है, वो दीवार के पास जाएगा। समझ पा रहे हो क्या। बट उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझो कि अगर इतना बड़ा ब्रिक है और इतना बड़ा तो कॉपर, कॉपर का है, तो लाइक यहाँ पे अगर रेडिएशन पड़ेगा तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। अगर कॉपर वाला बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और ब्रिक क्या होगा, टाइम लेगा या फिर नहीं होगा।
ठीक है ना, इस तरीके से। खैर, तो ब्रिक और इसके अलावा कॉर्क, ठीक है, और फाइबर ग्लासेज या फिर ग्लास, ग्लास का भी 0.8 ही होता है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसकी दीवार ज़्यादा गर्म हो जाएगी, मतलब किस में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, अगर वो ग्लास का रहेगा या फिर ब्रिक का रहेगा, बोलो जल्दी बोलो। आपको रूम किस में ज़्यादा गर्म महसूस होगा, ब्रिक का या फिर ग्लास का? ग्लास का, क्योंकि उसका थर्मल कंडक्टिविटी 0.8 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। जैसे लकड़ी है, ठीक है, या फिर वो ऊन है, ऊन का भी देखो कितना है, 0.04, जैसे नो। इसीलिए तो स्वेटर आप इसका पहनते हो ना, कि आपके अंदर की गर्मी बाहर ना जाए। बोलो हाँ या ना, थर्मल कंडक्टिविटी उसकी काफ़ी कम होती है ना। आ रही बात समझ में क्या? या फिर बाहर का टेम्परेचर अंदर की तरफ ना जाए। अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होने का थर्मल कंडक्टिविटी कम होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गर्म नहीं होगा, ठंडा भी नहीं होगा। यस या नो? किसी की थर्मल कंडक्टिविटी कम है, इसका मतलब ना वो जल्दी गर्म होगा ना जल्दी ठंडा होगा। ये बात सबको क्लियर है क्या? ठीक है। खैर, अब बात करें गैसेज की, तो गैसेज का देख रहे हो, 0.024, 0.016, 0.14, 0.14, 0.023। याद नहीं करना है, मैं एक अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूँ आपके दिमाग में बस। मुझे भी पता है ये डाटा याद नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसे उसके टेंशन लेके मत बैठ जाना, जस्ट एक रफ सा आइडिया दे रहा हूँ मैं। अब आप बताओ, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताओ, सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी है, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की? व्हाट इज द आंसर? मैं इसी क्वेश्चन के लिए करा रहा था, जल्दी बोलो। सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की? तो ऑब्वियस सी बात है सॉलिड की, जैसे नो। तो यहाँ पे अपन ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि किसकी, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा उसका हीट ट्रांसफर ज़्यादा। तो लाइक सबसे ज़्यादा किसका? प्योर मेटल्स का। उसके बाद अलॉयज। अलॉयज क्या होता है? प्योर मेटल में इम्प्योरिटीज मिलाना, कोई दूसरा मेटल मिलाना, दैट इज अलॉइंग। तो प्योर मेटल, अलॉइंग। उसके बाद नॉन मेटल, देन लिक्विड, देन गैसेज। तो सबसे कम हीट किसके थ्रू ट्रांसफर होगा? थ्रू द कंडक्शन, तो गैसेज के थ्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये मेथड कंडक्शन वाला सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे? सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, गैस के लिए? जल्दी बोलो। सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, गैस के लिए? आंसर इज फॉर सॉलिड ओनली। चलिए, अब आगे आ जाते हैं। अब बात करते हैं किसकी तरफ? कन्वेंशन की तरफ। तो अब अब देखो यहाँ पे जब मैं बोलूंगा फ्लूइड ना, फ्लूइड, फ्लूइड इज व्हाट? लिक्विड और गैस? पहले ये बता दो, फ्लूइड मतलब क्या, लिक्विड या गैस? दोनों, याद रखना दोनों। जो एयर है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फ्लूइड विथ लो डेंसिटी। समझ में आया क्या? दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फ्लूइड विथ लो डेंसिटी, ठीक है। तो जब मैं फ्लूइड बोलूं तो समझ जाना कि एयर की भी बात हो रही है और लिक्विड की भी बात हो रही है। कोई कंफ्यूजन? हाँ, वो बात अलग है कि अपन नॉर्मली उसी को रेफर करते हैं जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। समझ में आया क्या? तो when a fluid such as air or liquid is heated and then travels away from the source, ठीक है। अब जैसे क्या है, रेडिएटर है, ये क्या है, रेडिएटर है, जो रूम के टेम्परेचर को या तो ठंडा करेगा या तो गर्म करेगा, ठीक है, अगर ज़रूरत है। अब जैसे मान लो ठंडी में ठंडा करे और ठंडी में गर्म करेगा और गर्म में ठंडा करेगा, कुछ इस तरीके से एयर को, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझो, मान लो चलो ठंडी में बात करते हैं। तो जैसे आपने इसे ऑन किया, ये अपने आसपास के पार्टिकल को क्या करेगा, एयर पार्टिकल को क्या कर देगा, गर्म कर देगा? बोलो हाँ या ना। तो व्हेन अ फ्लूइड सच एज एयर और लिक्विड इज हीटेड एंड देन ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द सोर्स, जब ये गर्म हो जाएगा ना, जब ये एयर पार्टिकल गर्म हो जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ से सोर्स, यहाँ से दूर भागेगा,
यहाँ से दूर भागेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी हो चुकी है कम, इसकी डेंसिटी हो चुकी है कम। अब जब ये दूर भागेगा तो कहीं ना कहीं अपने साथ साथ क्या ले जाएगा, थर्मल एनर्जी, यस या नो, अपने साथ साथ क्या ले जाएगा, थर्मल एनर्जी। इसको गर्म कर दिया गया है, इसके पूंछ में आग लगा दी गई है, अभी जहां जाएगा वहां पे आग तो लगाएगा ना, मतलब गर्म तो करेगा ना, यस या नो। तो when a fluid such as air or liquid is heated and then travels away from the source, it carries the thermal energy। क्लियर है क्या? अब एक बार बताओ, क्या यहाँ पे वो मटेरियल जो कि हीट फैला रहा है वो वहीं पे रुका हुआ है, ट्रांसफर हो रहा, मूवमेंट हो रहा है, उसका मूवमेंट हो रहा है, यस या नो, मूवमेंट हो रहा है, यस या नो, हाँ हो रहा है। तो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विद एक्चुअल मूवमेंट ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल्स, यस या नो, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विथ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ लिक्विड एंड गैसेज। अब ए लाइन थोड़ा सा अलग है तो उस पर बात करते हैं। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट मतलब डेंसिटी डिफरेंस। जैसे हीट ऑफ कंडक्शन मोड, हीट ऑफ ट्रांसफर इन कंडक्शन मोड, रेट ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफर इन कंडक्शन मोड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस और डेंसिटी डिफरेंस। जल्दी बोलो, कंडक्शन में किस पे डिपेंड करता रहा था, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस। बट यहाँ पे क्या है, डेंसिटी डिफरेंस, मतलब जितना ज़्यादा डेंसिटी का डिफरेंस आएगा उतना जल्दी जल्दी हीट ट्रांसफर होगा, यस या नो। अब डेंसिटी का डिफरेंस कैसे आएगा, जब वो जो सोर्स के आसपास वाला एयर पार्टिकल होगा ना वो गर्म होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, यस या नो। क्योंकि मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बोलो हाँ या ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है फिर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। डन, वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर यहाँ पे बात करें, ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें कि फॉर्मूला कौन सा यूज होता है तो देखो जरा, अब यहाँ पे क्या है, एच सी, व्हाट इज एच सी, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट। जैसे वहाँ पे के था, यहाँ पे एच सी है। ए हीट ट्रांसफर एरिया फ्रॉम द सरफेस, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस एंड टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। समझ में आया क्या? जैसे आप ऐसे समझो, एक आपने पानी की रॉड, पानी की बकेट ली, उसके अंदर रॉड लगाया, उसके अंदर रॉड लगाया, तो वो जो रॉड है उसका जो सरफेस है दैट इज व्हाट, टीएस या टीएफ, जल्दी बोलो, टीएस या टीएफ। जो रॉड लगाया है उसके सरफेस पे जो टेम्परेचर है दैट इज टीएस या टीएफ, बोलो, दैट इज टीएस, दैट इज टीएस। बट जो पानी का टेम्परेचर है दैट इज व्हाट, टीएफ। तो ऑब्वियस सी बात है जब उसे ज़्यादा देर तक लगाएंगे तो उसका सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उसके पास की एयर जो वाटर की डेंसिटी है वो घटेगी और फिर बेसिकली हीट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना। खैर, तो इस तरीके से तो हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम। और क्या ये फार्मूला क्लियर हो गया? इसमें लेंथ था, इसमें लेंथ किसका लेंथ लोगे, ये से नो, इसमें कुछ लेंथ तो दिख नहीं रहा है, तो बाकी सारी चीज़ें तो हैं, बस लेंथ नहीं है, क्योंकि एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं ले जाना है ना हीट को, ये तो चारों तरफ लेके जाना है। तो समझ लोगे तो याद रखने में आसानी होगी। तो टी सरफेस माइनस टी फ्लूइड, एस सी इंटू ए। मतलब वैसे तो डेंसिटी डिफरेंस पे डिपेंड करता है बट फॉर्मूले में टेम्परेचर डिफरेंस ही है, याद रखना। दैट इज व्हाट, कन्वेक्शन मोड, दैट इज व्हाट, कन्वेक्शन मोड। क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो, अभी क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि कन्वेक्शन मोड के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, पहले ये क्लियर करो।
तो पानी का उबलना, दैट इज कन्वेक्शन मोड। ये साइंस में भी आ जाता है, याद रखना, साइंस में भी आ जाएगा। स्टीमिंग कप ऑफ हॉट टी, मतलब गरम, जो बेसिकली क्या होता है, प्याला होता है, ठीक है, तो वो गर्म होता है, वो भी किसकी वजह से, इसकी वजह से। या फिर आइस मेल्टिंग, आइस मेल्टिंग भी किसकी वजह से होती है, कौन सा प्रोसेस होता है, कन्वेक्शन मोड। रेडिएटर हीटिंग या कूलिंग, जो भी है, ठीक है। या फिर पानी को गर्म करना, लाइक रॉड्स के थ्रू, वो भी आपका। या फिर हीटिंग और कूलिंग, रूम का टेम्परेचर ज़्यादा करना, रूम का टेम्परेचर कम करना, ये सब किसकी हेल्प से, मतलब कौन सा प्रोसेस चल रहा है हीट को ट्रांसफ़र करने का, कन्वेक्शन मोड। ये सारे एग्जाम्पल क्लियर है क्या? बात करते हैं रेडिएशन मोड की, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। रेडिएशन मोड की, ये जो रेडिएशन मोड है, अब रेडिएशन मोड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सन रेज। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सन की जो किरणें हैं, सन की जो रेज हैं, वो हमारे ऊपर हमें हीट प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है ना। तो इन रेडिएशन मोड, इन रेडिएशन मोड, थर्मल रेडिएशन जनरेट्स फ्रॉम द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब जो हमें चीज़ें गर्म दिख रही हैं, मतलब जो जो चीज़ें गर्म हम महसूस कर रहे हैं धूप की किरणों की वजह से, तो एक्चुअली वो किसकी वजह से हो रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से। यस या नो? देखो कंडक्शन में किसकी वजह से हो रहा था, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे थे, कोलिजन हो रहा था। कन्वेक्शन में क्यों हो रहा था, क्योंकि मॉलिक्यूल खुद जाकर के हीट पहुंचा के आ रहे थे, ठीक है ना। मतलब ऐसे समझो, चार लोग हैं, तो कंडक्शन में क्या हो रहा था, इसने अपनी हीट इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी। और कन्वेक्शन में क्या हो रहा था, वो डिपेंडेंट नहीं था, खुद ही गया और वहां पे एनर्जी दे के आ गया, खुद ही गया एनर्जी दे के आ गया, ठीक है ना। तो सेल्फ डिपेंडेंट है कौन, कन्वेक्शन। और जो कंडक्शन है दैट इज व्हाट, डिपेंडेंट। खैर रेडिएशन, तो रेडिएशन में पार्टिकल, एक बात बताओ, क्या सन के पार्टिकल कभी भी हमारे टच में आ सकते हैं क्या? क्या बीच में कोई मीडियम है क्या, कि लाइक कि वो हमें अपनी एनर्जी पहुंचाएगा, वो अपने पहुंचाएगा नहीं ना। अगर आपको लगे सर एयर मीडियम तो है, चलो ठीक है एयर मीडियम है, तुम्हें अर्थ के सरफेस तक एयर मीडियम मिलेगा ना, उसके उधर तो वैक्यूम है ना, बोलो हाँ या ना। अर्थ जब क्रॉस कर जाओगे तो क्या मिलेगा, वैक्यूम मिलेगा। अब वैक्यूम में तो कोई मीडियम है ही नहीं, इमेजिन कर पा रहे हो ना, ठीक है। तो जब मीडियम नहीं है, इसका मतलब ये ऐसा मोड है जिसमें हीट ट्रांसफर करने के लिए हमें मीडियम की आवश्यकता नहीं है, बोलो हाँ या ना। ये ऐसा हीट ट्रांसफर मोड है जिसमें हीट ट्रांसफर करने के लिए हमें मीडियम की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले दोनों को मीडियम की आवश्यकता थी, बोलो हाँ हाँ या ना। कंडक्शन में भी मीडियम की आवश्यकता थी, और कन्वेक्शन में भी मीडियम की आवश्यकता थी, बट इसमें नहीं है, रेडिएशन मोड में नहीं है। डन। चलिए अब देखो, तो थर्मल रेडिएशन, हाँ, तो इतना हमें समझ में आ गया कि ये जो हीट होगा किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। जो हीट ट्रेवल कर रहा होता है ना रेडिएशन के थ्रू, उसको और क्या बोलते हैं, रेडिएंट हीट। क्या बोलते हैं, रेडिएंट हीट। इल्यूमिनेशन में भी हमने पढ़ा था। दीज वेव्स कैरी द एनर्जी अवे फ्रॉम द इमिटिंग ऑब्जेक्ट। जो सन है वहां से एनर्जी को ले जा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर रेज। क्लियर? अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज वेव डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। बोलो हाँ या ना। These waves do not need any medium to travel and these waves do not heat the medium in between. क्या आप, जैसे आप जो एयर, बीच में एयर है, बीच में एयर है, जैसे अब आप धूप में आपने कोई कपड़ा डाल दिया, ठीक है, वो कपड़ा क्या हो चुका है, गर्म हो चुका है, बट क्या कपड़े के आसपास की जो एयर है
क्या उसका भी टेम्परेचर उतना ही गर्म हो चुका रहेगा जितना कपड़ा गर्म हो चुका है? जल्दी बोलो। या फिर कोई आयरन की रॉड है, मीडियम मतलब एयर पार्टिकल क्या बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके होंगे क्या? अगर वो गर्म होते तो क्या आप ऐसे इजिली टहल पाते क्या उनमें? समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? कि जो वेव हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक तो इनको मीडियम नहीं चाहिए होता, दूसरा क्या कि ये उस मीडियम को, जो भी बीच में मीडियम आता भी है, उसको गर्म नहीं करते हैं। चलो ठीक है, उधर वैक्यूम था बट यहाँ पे तो एयर है ना, उसको भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या सारे पॉइंट्स क्लियर है हमें? चलिए नेक्स्ट, रेडिएशन मोड के एग्जांपल देखो। अब सन, जो हमें बेसिकली हमें हमारे फेस को गर्मी लगती है या फिर वॉट एवर, तो वो क्या हो रहा है किसकी वजह से? सन की वजह से। हीट फ्रॉम अ लाइट बल्ब, अभी जो लाइट जल रही है अगर रूम में, वो अभी तो खैर चलो इसकी वजह से नहीं, वो 100 वाट वाला बल्ब याद करो बचपन का, जब वो जलता था ना तो आसपास बड़ी गर्मी होती थी, यस या नो? आसपास बहुत गर्मी होती थी, तो वो किसकी वजह से होता था? वो रेडिएशन मोड की वजह से होता था। हीट फ्रॉम अ फायर, तो जैसे आप किसी आग के पास खड़े हुए हो, आग के पास खड़े हो, तो आपको जो वो गर्म महसूस हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? रेडिएशन की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से। ठीक है, समझ में आ गया क्या? दीज आर सम एग्जांपल ऑफ रेडिएशन मोड। एनी कंफ्यूजन? अब देखो यहाँ पे रेडिएंट हीट, अच्छा ये विजिबल है क्या? ये जो फॉन्ट है दिख रहा है? इमेज ली थी मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें सारा फॉर्मूला नहीं याद रखना, बस ये समझो कि जो रेडिएंट हीट होता है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4। क्या अभी तक जो भी हीट था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस? बोलो हाँ या ना? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, बट यहाँ पे क्या है? टी के पावर 4। ठीक है, टी के पावर 4। तो ये जो हीट रेडिएट होगा दैट इज व्हाट, हीट बेसिकली क्या होगा? व्हाट, क्योंकि दैट इज व्हाट एनर्जी पर यूनिट टाइम ना। तो देखो जरा, जो पावर है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टी के पावर 4। ठीक है, व्हाट इज टी? टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पी, व्हाट इज पी? टी, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, पावर इन व्हाट? तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दैट इज ए मीटर स्क्वायर, और ए आपका इमिसिविटी। इमिसिविटी मतलब क्या होता है कि लाइक कितना ज़्यादा लाइट इमिट करेगा। फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इमिसिविटी की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है ना, बाकी सारे मटेरियल की 1 से कम होती है। ठीक है, फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, बस आप ये याद रखोगे कि रेडिएंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4, दैट इज मोर देन सफिशियंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग के बारे में कभी अभी अपन क्या देख रहे थे कि कैसे ट्रांसफर होगा, अभी देखेंगे कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है, क्या क्या टाइप्स हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिकल हीटिंग के दो टाइप्स हैं, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग और हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग? तो दैट इज 50 हर्ट्स। ठीक है, पावर का मतलब बहुत ज़्यादा मत समझ लेना। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग दैट इज 50 हर्ट्स, मतलब जो अपन डेली लाइफ में बात करते हैं। और दूसरा क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग, मतलब मेगा हर्ट्स में या फिर किलो हर्ट्स में। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग के दो टाइप हैं, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग और हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। तो पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग मतलब 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी, आप साथ साथ मतलब सुन लो फिर बना लेना। और हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग मतलब मेगा हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज वाले सप्लाई के साथ वाली हीटिंग। अब जो पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग है, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका रेजिस्टेंस हीटिंग और एक होता है आपका आर्क हीटिंग। एक है आपका रेजिस्टेंस हीटिंग और एक है आर्क हीटिंग। मतलब आप उसमें रेजिस्टेंस हीटिंग मतलब लाइक कि आप करंट दोगे, हीटअप क्रिएट होगा, वो बात अलग है कि वो जो करंट है वो क्या होता है?
बेसिकली 50 हर्ट्ज की सप्लाई वाला होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हीटिंग और एक आर्क हीट, ठीक है। खैर, तो रेजिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग, उसके बाद रेजिस्टेंस हीटिंग में बात करें तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, या फिर इंफ्रारेड या रेडिएंट हीटिंग, सबको डायग्राम के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे ताकि चीज़ें हमारे दिमाग में रहें। तो रेजिस्टेंस हीटिंग के 3 टाइप अभी एक बार याद हो जाए पहले। रेजिस्टेंस हीटिंग के मतलब 3 टाइप, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इंफ्रारेड या फिर रेडिएंट हीटिंग। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इंफ्रारेड या रेडिएंट हीटिंग। आर्क हीटिंग की बात करें तो दो अगेन, डायरेक्ट आर्क हीटिंग, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। आर्क हीटिंग की बात करें तो दो हैं, डायरेक्ट आर्क हीटिंग, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग, ठीक है। डायरेक्ट आर्क हीटिंग, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग, दो हैं बेसिकली। क्लियर है क्या? चलिए इधर आ जाइए, फिर से देखो, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग। तो रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इंफ्रारेड और रेडिएंट हीटिंग। आर्क रेजिस्टेंस के डायरेक्ट आर्क हीटिंग और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। चलो हाई फ्रीक्वेंसी पे आ जाओ। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब जो हम सप्लाई देंगे ना उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, तो दैट इज डाइलेक्ट्रिक हीटिंग और इंडक्शन हीटिंग। डायरेक्ट डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग और इंडक्शन हीटिंग। अभी जो इंडक्शन हीटिंग है इसके भी दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट इंडक्शन या फिर कोर टाइप हीटिंग, इनडायरेक्ट इंडक्शन या फिर कोरलेस टाइप हीटिंग। अब obvious सी बात है, डायरेक्ट तभी होगा जब अपन कोर लगाएंगे, तो डायरेक्ट को और क्या बोलते हैं, कोर टाइप हीटिंग। इनडायरेक्ट मतलब हम उसमें कोर नहीं लगाएंगे, तो दैट विल बी इनडायरेक्ट इंडक्शन या फिर कोरलेस टाइप हीटिंग। तो दीज आर टाइप ऑफ इंडक्शन हीटिंग। तो हाई फ्रिक्वेंसी में दो चीजें याद रखनी है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग और इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होता है दैट इज एक्चुअली यूज टू हीट नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि विच मेथड इज यूज फॉर हीटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, व्हाट इज द आंसर, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। एंड डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इज हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग और लो फ्रीक्वेंसी हीटिंग, तो दैट विल बी हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। समझ में आया क्या? ठीक है, लिख लो। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऐसे याद रखेंगे, लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी, सिंपल याद रखेंगे। लो फ्रीक्वेंसी को ही क्या बोलते हैं, पावर फ्रीक्वेंसी। तो लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी। अब लो फ्रीक्वेंसी में रेजिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग। हाई फ्रीक्वेंसी में डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग। हाई फ्रीक्वेंसी में डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग। अब रेजिस्टेंस में जाएंगे तो रेजिस्टेंस में तीन है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और रेडिएंट हीटिंग। आर्क में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में कोई टाइप नहीं है। हाँ, इंडक्शन हीटिंग में दो टाइप है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को बोलते हैं कोर टाइप, इनडायरेक्ट को बोलते हैं कोरलेस। क्लियर है क्या?